तो आज झाबुआ में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास परियोजनाएं दी हैं, उससे हटकर अगर हम जनजातीय समुदाय को लेकर केंद्र सरकार की सोच की बात करें तो हम यही पाते हैं कि किस तरीके से अलग अलग मोर्चों पर केंद्र सरकार ने देश के अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए काम किया है। कुछ तस्वीर आपके सामने कुछ आंकड़ों के माध्यम से और महत्वपूर्ण तथ्यों के माध्यम से रखना चाहेंगे, क्योंकि अनुसूचित जनजाति के कल्याण की बात करते हैं तो जहां इनकी आबादी लगभग 11.25 करोड़ है, यानी जनसंख्या का 8.6%, जो 2011 के सेंसस के अनुसार है, और आबादी जाहिर है कि अब तक बढ़ चुकी है। लेकिन संविधान अनुच्छेद के हिसाब से 730 से अधिक अनुसूचित जनजातियां हैं जो हमारे देश में है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अनुसूचित जनजातियों के सम्मान को लेकर ही भगवान बिरसा मुंडा की जयंती यानी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन अगर हम बजट की भी बात करते हैं, क्योंकि अगर हमें देश में जनजातीय समाज का कल्याण करना है, उसके लिए पैसे की आवश्यकता है, फंड्स की आवश्यकता है। और हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से अगर हम देखें तो 2013-14 में जहां 4,296 करोड़ के करीब बजट था, उसके बाद 2019 में ये 6,000 करोड़ से ज्यादा हो गया। लेकिन 2023-24 का आंकड़ा दिखाता है कि ये 12,000 करोड़ से अधिक है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि पिछले 10 सालों में ये 3 गुना बढ़ चुका है। वहीं अगर सशक्तिकरण की बात करते हैं तो बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख पीएम जनमन यानी प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान, और 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 बुनियादी सुविधाएं हर जन तक पहुंचे। खासतौर पर जो अति पिछड़ी जनजातियां हैं ये भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन जो लक्ष्य बनाए गए हैं उनकी निगरानी भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए पीएम गतिशक्ति मंच पर भी एक पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से निगरानी की जा रही है कि लक्ष्यों को हम हासिल करने की दिशा में सही तरह से बढ़ रहे हैं। वहीं हम देखते हैं कि कैसे सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सत्ता संभाली उसके बाद से ही इस दिशा में काम शुरू कर दिया, और अब ये लक्ष्य है कि अगले 3 वर्षों में 40 साल से कम उम्र के जो ट्राइबल्स हैं, युवा हैं, उन्हें 8 करोड़ से अधिक ऐसे लोगों की सिकल सेल एनीमिया के लिए जांच की जाए। तो सिकल सेल एनीमिया मिशन को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, क्योंकि उनके स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है। वहीं हम देखते हैं कि किस तरीके से जनजातीय विकास मिशन भी काम कर रहा है, और इसके जरिए उद्यमशीलता के, आजीविका के अवसर दिए जा रहे हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बने। और वोकल फॉर लोकल की बात तो प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन बाय ट्राइबल के नारे को भी बुलंद किया जा रहा है। एक उदाहरण आपके सामने की लगभग 3900 से अधिक वनधन विकास केंद्रों को मंजूरी मिली है, जहां वो अपने उत्पाद बेच सकते हैं, और इससे लगभग 12 करोड़ के करीब लोगों को इसका लाभ, 11,83,000 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलता भी नजर आ रहा है। इसके अलावा एक और योजना जो चलाई जा रही है वो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय वित्त और विकास निगम, जो कि एक सार्वजनिक उपक्रम है केंद्र सरकार का, लेकिन ये आय और स्वरोजगार के लिए ऋण देता है, और ये भी रियायती दरों पर ऋण देता है। एक उदाहरण आपके सामने कि पिछले 9 वर्षों पर जब नजर आ रहे हैं तो हम पाते हैं कि लगभग 9.25 लाख लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं। तो यानी योजनाएं जो चल रही हैं उनका लाभ भी लोगों तक पहुंच रहा है। कौशल भारत मिशन के तहत भी हम देखते हैं कि कैसे 6.5 लाख से अधिक लाभार्थी प्रशिक्षित हो चुके हैं। कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम के तहत अलग अलग कार्यक्रमों के तहत भी ये विकास हो रहा है, प्रशिक्षण हो रहा है। जल जीवन मिशन, जो अनुसूचित जनजाति वाले जहां ये इनकी तादाद ज्यादा है, ऐसे आवासीय क्षेत्रों में भी देखा गया है कि लगभग 1 करोड़ 35 लाख परिवारों को पाइप से जल उपलब्ध हो चुका है, यानी ये सुविधा भी उन तक पहुंच रही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात करें तो 2014-15 के बाद से अब तक जो अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं, ऐसे लगभग 1.5 करोड़ परिवार हैं जिन तक शौचालय पहुंच चुके हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं किसान सम्मान निधि की, तो हम जानते हैं कि देश भर के किसानों को इसका लाभ हो रहा है, लेकिन इन सभी किसानों में करीब 1 करोड़ एसटी किसान भी शामिल हैं जिन्हें इसका लाभ मिल पाया है। इसके अलावा अगर हम छात्रवृत्ति की बात करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने बहुत काम किया है ताकि ये सशक्त हो सके। ऐसे में प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के साथ साथ उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के साथ साथ विदेश में पढ़ाई करने के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति भी इन्हें दी जाती है। और आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि अप्रैल से दिसंबर 2023 के बीच इन्हीं महीनों में अगर हम देखें तो 32 लाख से अधिक छात्र 1692 करोड़ तक के रुपया इनको वितरित छात्रवृत्ति के जरिए कर दिया गया है। 2018-19 से समग्र शिक्षा योजना भी शुरू हो रही है, जिसका एक ही लक्ष्य है कि जो स्कूल लेवल की एजुकेशन है वहां पर नामांकन बढ़े, लैंगिक समानता बढ़े और बच्चे ड्रॉप आउट्स ना हो, यानी वो स्कूल में रहें और पढ़ाई करें। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का उदाहरण हम सबके सामने है। 2023 तक
694 विद्यालयों को मंजूरी दी जा चुकी है, लेकिन इस वक्त देश में 400 से अधिक एकलव्य विद्यालय चल रहे हैं, जिसमें 1,18,000 से अधिक छात्र शिक्षा पा रहे हैं। और ये आवासीय विद्यालय आदिवासी छात्रों का जीवन बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं, आंकड़े इसकी गवाही पेश करते हैं। आपके सामने पेश करना चाहेंगे ये भी आंकड़े कि शिक्षा को लेकर जो सरकार काम कर रही है, किस तरीके से वो आंकड़ों में भी नजर आता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से 13-14 में पहले 98 से उसके बाद ये आंकड़ा बढ़ चुका है। उसके आगे बढ़े तो हम पाते हैं कि सेकेंडरी स्तर पर भी आंकड़ा बढ़ा है, सीनियर सेकेंडरी स्तर पर भी आंकड़ा बढ़ा है। और वहीं उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो यहाँ भी पहले 11% ही था, लेकिन अब वो बढ़कर लगभग 19% तक हो रहा है, जो ये दिखाता है कि हर स्तर पर आदिवासी छात्र शिक्षा पा रहे हैं और शिक्षा के लिए आगे आ रहे हैं। और ये आंकड़े ये भी तस्दीक देते हैं कि जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो योजनाएं इन तक पहुंच भी पा रही हैं, और यही उम्मीद देता है कि किस तरीके से आने वाले वक्त में ये तस्वीर बदल सकती है। और इसी